वीरों की धरती के नाम से जानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो फौज के अंदर झुंझुनू जिले के ही पाए जाते हैं। तो मेरा दिल्ली पुलिस के जो एसआई में सिलेक्शन हुआ था, तो बीएड के साथ में मैंने वो टीचिंग लाइन शुरू कर दी। तो मैंने शुरुआत में 3000 रुपये से मैंने उसमें शुरुआत की। अब जैसे जैसे क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरी रुचि और बढ़ने लगी पढ़ाने की। तो आपका सब्जेक्ट क्या था बच्चों के लिए? मैंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। अब सर आपके बिजनेस की शुरुआत? कुछ मुझे जो बीच में मुझे असफलताएं मिली, उसके बाद में मुझे सफलता वापस मिली। मतलब जिंदगी रुकी नहीं और मैंने कभी जो है उसमें ज़िंदगी में हार नहीं मानी। मतलब कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी जो मेहनत है वो लगातार हम करते रहे। अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। सबसे बड़ी बात यही है। मतलब जो होगा वो तो होके ही रहेगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक प्राइवेट टीचर कैसे बने बिजनेसमैन, जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत 3000 रुपए में करी थी और आज बिजनेस करके कमा रहे हैं लाखों रुपए। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण निराश हो जाते हैं। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर व्यापार करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एक प्राइवेट टीचर से लेके बिजनेसमैन बनने तक का सफर जारी। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्ते जी। सर आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, जिसके अंदर जो आम आदमी की तरह है मेरा जीवन भी आम जीवन गुजरा। जो प्रारंभिक शिक्षा मेरे अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही पूरी की गई थी। और जैसे मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ और झुंझुनू जैसे वीरों की धरती के नाम से जानी जाती है और यहाँ जन्म जो लेते हैं तो उनके जो खून के अंदर शुरू में ही जो देशभक्ति की भावना होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो फौज के अंदर झुंझुनू जिले के ही पाए जाते हैं, उसी प्रकार मेरे परिवार के अंदर भी मेरे दादाजी थे, वो भी फ़ौज में थे। मेरे पिताजी थे, वो भी फ़ौज में थे। तो मैंने अपनी जो 12वीं की शिक्षा जैसे ही पूर्ण की तो मेरे पिताजी ने मुझे भी फ़ौज में जाने के लिए कहा। सर एक मतलब राजस्थान में मैंने देखा है कि बच्चे का माइंड सेट होता है, पढ़ाई करो, 12th कंप्लीट करते ही आर्मी की तरफ क्यों भेजते हैं? इसका मेन रीजन क्या है? यही होता है क्या कि बैकग्राउंड ही उनका आर्मी से होता है? तब आज के ज़माने के अंदर तो ऐसा नहीं है। उस समय हमारी जो शिक्षा हुई थी तो उसमें ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफलता थी वो बच्चों को उन्हीं में मिलती थी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनका उतना जो पहुंच नहीं हो पाती थी। किसी की आर्थिक स्थिति के कारण, तो किसी की जो उसको ज्ञान नहीं होने के कारण, इसके पीछे कई कारण होते थे। उनका लगाव होता था वो आर्मी की तरफ ही था। तो ये अपने शुरू में मान लीजिए कि झुंझुनू के जो जन्म लेने बच्चों के खून में शुरू से ये चीज़ें पाई जाती हैं। उनका माइंड सेट होता है कि हमें तो आर्मी में जाना। माइंड सेट नहीं होता सर, मतलब उनके एक तरह से आप उनको जुनून होता है कि हम देश की सेवा करें और इसी के अंदर हम काम करें। तो फिर आपका क्या कारण रहा? मैंने भी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे फ़ौज की तरफ के लिए ही कहा और मैंने फ़ौज में जाने के लिए तैयारी भी की और काफ़ी सारी भर्तियां भी देखी। तो परंतु मेरे किसी में कोई मेडिकल के कारण, किसी के अंदर जो इंटरव्यू के कारण और किसी फिजिकल के कारण तो बार बार जो है वो नहीं हो पाए। और साथ साथ में जो पुलिस की भर्ती हैं वो भी देखी, तो ये चलता रहा। और सर एक भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कैसे क्या रहता है और बच्चे कहाँ उनका माइंड सेट होता है कि निराश कहाँ हो जाते हैं? जैसे फिजिकल में जाते हैं तब बच्चे। भर्ती की प्रक्रिया सर जी शुरू के अंदर ही जो होती है, वो आर्मी के अंदर जाते हैं तो शुरू में फिजिकल होता है, जिसके अंदर दौड़ होती है, उनकी चेस्ट की जो माप होता है, लंबाई होती है, फिर उनका जो बीम वगैरह होते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद के अंदर जो है उनका मेडिकल प्रोसेसिंग होती है। और मेडिकल प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में उनका जो होता है टेस्ट होता है, और टेस्ट पूरा होने के बाद में सब मिलाकर जो उनकी मेरिट होती है, उसके बाद में जो उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये उनके चरण होते हैं, उन चरणों को पूरा करना पड़ता है, जिसके अंदर किसी का फिजिकल कमज़ोर होता है, किसी कोई मेडिकल के अंदर इनफिट हो जाता है, कोई टेस्ट के अंदर कमज़ोर होता है। तो कुल मिलाकर जैसे ये तीनों चरण पूरे करता है वो ही जाकर
उसमें सिलेक्शन दे पाता है। फौज के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लास्ट में मेरा दिल्ली पुलिस के जो SI में सिलेक्शन हुआ था। और तो उसका क्या कारण रहा कि आप एक बिजनेस शुरू किया, SI की जॉब नहीं? बिजनेस शुरू समय मेरे दिमाग में कुछ था नहीं बिजनेस शुरू करने वाला। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, परंतु ये आप मान सकते हो कि मेरी किस्मत में नहीं थी या कुछ था। तो उस समय उस ज्वाइनिंग से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं काफ़ी समय बेड रेस्ट पे रहा। एक्सीडेंट बाइक से हुआ या कोई कारवार से? बाइक से था। जब मैं उस समय स्कूल के अंदर भी साथ में पढ़ाता था। अच्छा। तो घर से स्कूल आ रहा था, उस समय रास्ते में हो गया था। तो काफ़ी समय में बेड रेस्ट पे रहा। अच्छा। जिसके कारण मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। मतलब फिजिकल अनफिट हो गए एक तरीके से। उसके बाद में फिजिकल था वो अनफिट हो गया था, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया, जिसके कारण उसको छोड़ना पड़ा। शायद तक ईश्वर को मंजूर नहीं था ये चीज़, मान सकते हैं अपन। ये भी मान सकते हो, या फिर मुझे इस लाइन में बिजनेस लाइन में आना था, तो ये भी कारण हो सकता है। हाँ, जो भी है वो है, परंतु एक तरह से तो अच्छा था। और आज के टाइम पे देखते हैं तो अच्छा था, उस टाइम पे देखते हैं तो वो बुरा था। उस समय जो घटना घटी थी उस समय मेरे हिसाब से वो मेरे परिवार था, मेरे लिए, दोनों के लिए ही बुरी थी। और एक तरह से वो था कि मैं बच गया, चलो उसके बाद आगे और का काम कर लेंगे, तो उस तरीके से अच्छा हुआ था। तो टीचर की लाइन ही कैसे चूज हुई फिर आपकी? जैसे आपका एक्सीडेंट होने के बाद में आप टीचिंग उसके साथ साथ में ही मैं, क्योंकि एक आप आर्मी में जाना चाह रहे थे और एक टीचर की मतलब अलग ही डायरेक्शन हो गई। तैयारी के साथ साथ में मैं जो पढ़ाई में मेरी कंटिन्यू चल रही थी, उसके साथ में मैंने कॉलेज कर ली। जैसे उसमें मैंने आर्ट से कला है जो है उसमें BA किया। बाद में मैंने जो MA कर लिया ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में मेरी काफ़ी अच्छी रुचि थी, और उस समय जो है मेरी BEd चल रही थी। अच्छा। तो BEd के साथ में मैंने वो टीचिंग लाइन शुरू कर दी। मतलब आपने दोनों चीज़ें मेरी साथ में चल रही थी। तो जिसके कारण मैं मतलब पढ़ाई से दूर नहीं हुआ, साथ में तैयारी भी थी और साथ में मेरी पढ़ाई भी थी। हाँ, मतलब भर्ती में भी जाते थे आप? हाँ, और बीच में मैंने किसी प्रकार को ब्रेक नहीं लिया। ओके। हाँ, और स्कूल में भी आप टीचिंग शुरू कर दी थी? हाँ, BEd जैसे BEd में नंबर आया तो BEd में जो बैचलर एजुकेशन होती है वो BEd इसीलिए करते हैं कि चल को टीचर लगे, गवर्नमेंट टीचर लगे और उसमें बच्चों को पढ़ाना पड़े। तो पढ़ाने का BEd के अंदर शुरू के अंदर ही वो कार्य शुरू हो जाता है। हमारे तो टीचिंग में डाल देते हैं आप लोगों को? BEd का मतलब ही टीचिंग कराना होता है। कि बच्चों को जो है आप पढ़ाने का तरीका सिखाते हैं कि आप बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वो मैंने उसके साथ में शुरू के अंदर मेरी ज्योग्राफी अच्छी थी, तो जूनियर व सीनियर क्लास को मैंने उसी समय से पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय मैंने पढ़ाना से शुरू किया था, तो मैं कुछ समय के लिए जाता था। लगभग जूनियर सीनियर के 40-40 मिनट के मेरे 2 क्लास आती थी। तो मैंने शुरुआत में 3000 रुपये से मैंने उसमें शुरुआत की थी। सर, एक 3000 रुपये उस टाइम पे कौन से साल में थे 3000 रुपये? ये 2008 की बात है लगभग। तो उस टाइम पे खर्चा चल जाता था 3000 रुपये में? आपका पर्सनल खर्चा मान लो, जो खर्चा तो नहीं चल पाता था, परंतु वो शुरुआती थी, तो शुरुआत के अंदर BEd के साथ साथ में वो इतना ही वो होता था। एक्स्ट्रा सोर्स था इनकम, वो एक्स्ट्रा सोर्स था। खर्चा तो उस समय घर से ही जो है पूरा हो पाता था। ओके। हाँ, और फिर आगे कैसे इसमें हुआ कि धीरे धीरे जब मैंने साथ में कंपटीशन वगैरह, फिर जो फिजिकल अनफिट होने के कारण वो जो फौज वाली और पुलिस वाली जो फिजिकल वाली जो भर्तियाँ होती हैं उनसे तो दूरी बना ली। और जो कंपटीशन वाली हैं उनमें आना शुरू हुआ। तो अपने जो BEd करने के बाद में देखते हैं कि मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट टीचर लगना हमें। तो वो तैयारी कर ली। उस तैयारी के साथ गवर्नमेंट टीचर लगना, तो उस तैयारी के साथ में स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरी रुचि और बढ़ने लगी पढ़ाने की। तो आपका सब्जेक्ट क्या था बच्चों के लिए? मैंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। ओके। तो उसमें मैंने शुरुआत में मैंने कभी भी फुल टाइम स्कूल ज्वाइन नहीं की, पार्ट टाइम ही ज्वाइन की। ओके। तो मैं 3-4 स्कूलों के अंदर वो पार्ट टाइम में मैं क्लास लेता था ज्योग्राफी की। तो जैसे जैसे स्कूलों की संख्या बढ़ती गई, मेरा टाइम बढ़ता गया, तो मेरी सैलरी है वो भी बढ़ती गई। तो उसमें मुझे आनंद आने लगा एक तरीके से पढ़ाई के अंदर। फिर पैसा आने लग जाता है, तब हर इंसान को एक रुचि भी हो जाती है उस चीज़ को देखते। हाँ, रुचि भी हो जाती है, पैसा भी जरूरी है। पैसे के साथ साथ में जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों का जुड़ाव होता है, लगाव होता है। और जैसे टीचर होता है उसका बच्चे उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वो अलग अच्छा लगना महसूस होने लगा।
और अपने कार्य के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा वो रुचि बढ़ने लगी। तो इसके बारे में तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसमें भी कोई सफलता मिली या क्या रहा उनमें? उसमें तैयारी की थी, परंतु मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ज़्यादा उसमें पढ़ाने में ज़्यादा रुचि दिखाई, तो मतलब वो तैयारी से उससे भी मैंने वो तैयारी नहीं कर पाया। तो मैं उसको मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब कि उसमें सफलता मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मैंने उस पर इतना जो है फोकस है वो किया। मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं करके एक प्राइवेट सेक्टर में आपका अब मेरी उसमें रुचि होना शुरू हो गई थी, ताकि मैं उसमें वो है पढ़ाना में मुझे अच्छी जो है इनकम भी होने लगी थी और मुझे उसमें आनंद भी आने लगा था काम करने का। अब सर आपके बिजनेस की शुरुआत, जैसे आप डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि एक टीचर और एक बिजनेस अलग अलग लाइन है, वो कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे शुरुआत मेरे कुछ एक्सपीरियंस बन रहे हैं मेरे जीवन के अंदर पूरे, जैसे मेरे कुछ मुझे जो बीच में मुझे असफलताएं मिली, उसके बाद में मुझे सफलता वापस मिली। मतलब ज़िंदगी रुकी नहीं और मैंने कभी जो है उसमें ज़िंदगी में हार नहीं मानी। मतलब कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी जो मेहनत है वो लगातार हम करते रहें। अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। सबसे बड़ी बात यही है, मतलब जो होगा वो तो होके ही रहेगा। हाँ, अपने हाथ में नहीं, अपना काम है मेहनत करना। सही है, ठीक है सर। तो जैसे अपने पूरे विश्व के लिए थी, अपने भारत में भी थी, एक जो बड़ी ही महामारी आई थी, जो कोविड आया था, जिसके कारण से सब कुछ बंद हो गया था। उसमें सबसे ज़्यादा असर अपने शिक्षा जगत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। सर वैसे तो हर इंडस्ट्री पे ही पड़ा उसका। हाँ, हर इंडस्ट्री में शिक्षा होती है सर, जड़ होती है। तो वो उसमें छोटे जो मीडियम स्कूलें थी वो पूर्ण रूप से बंद हो गई और जो छोटे व्यापारी वर्ग है उन पर काफ़ी नुकसान था। वो हमारे लिए एक बड़ा ही जो दुखदायक समय था, बड़ा ही कठिन समय था। ये मान लीजिए आप, कठिन समय था हमारे लिए। वो हमारे लिए नहीं, सभी के लिए था, पूरे विश्व के अंदर इसका सामना करना पड़ा था। तो उसी चीज़ समय जो स्कूल में हमारे जो स्कूल का जो हमारा पढ़ाने का जो था वो बंद हो गई, सब बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, स्कूलें बंद हो गई थी। तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। तो ऑनलाइन क्लासों के अंदर जो टीचर थे वो घर से पढ़ाते थे, तो इतनी उनको आवश्यकता महसूस नहीं हुई धीरे धीरे। तो वहाँ से काफ़ी जो टीचर थे उनको जो है अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। आपके स्कूल को मतलब स्टाफ को 50% कर दिया होगा कि अब जरूरत इतनी है नहीं। 50 से भी नीचे कर दिया कि मतलब जरूरत ही नहीं है, जो कुछ आवश्यक शुरुआत में तो कुछ आवश्यक। तो उस टाइम पे तो ये लगा कि जीवन, एक बार जीवन बचाया जाए फिर देखेंगे। हाँ, जीवन बचाया जाए फिर देखेंगे। हाँ। तो सबकी पूर्ण रूप से वो छुट्टी हो गई लगभग। तो उनको काम नहीं था तो सैलरी वो कहाँ से करें, क्योंकि बच्चे नहीं आते थे। तो उनकी भी कोई गलती नहीं मानेंगे। धीरे धीरे वो शुरुआत हुई थी, दोबारा जीवन लोगों का शुरू हुआ था, क्लासें भी ऑनलाइन शुरू हुई थी, परंतु जितनी उन स्कूलों को आवश्यकता थी उतनी वो पहले थी, उतनी उनको आवश्यकता नहीं थी। तो वो हमें जो है नहीं ले पाए सभी को। फिर हमारे एक जो मित्र थे तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अब हम क्या करें, कुछ नया करें। ये लॉकडाउन का समय है, ये तो गुजर गया, अब कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सही। और उस समय मैंने एक प्रेरणा ली कि आप ये काम कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें दोबारा भी आ सकती हैं। तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप ऐसे बुरे वक्त के अंदर भी आप अपना काम आसानी से कर सकते हो, या फिर आप उस काम पर निर्भर रह सकते हो। मतलब आपका सीधा है कि बिजनेस माइंड सेट हुआ उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि जॉब से हटके, कि जॉब से तो कभी भी निकाले जा सकते हो। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से कभी, गवर्नमेंट जॉब तो किसी को नहीं निकाला, गवर्नमेंट जॉब तो पक्की थी, पर प्राइवेट सेक्टर से किसी को भी किसी समय वो है अपने पद से वो मुक्त किया जा सकता है। हाँ, तब आपका माइंड बिजनेस की तरफ लगा होगा। हाँ, तो उस समय मतलब काम की तरफ लगा था, बिजनेस का तो इतना नहीं था कि क्या काम करें, कुछ नहीं करें, मतलब एक ऐसा कुछ था। तो हम जैसे मित्र सभी चर्चा करते हैं, अपने मित्र थे, उन्होंने अपना जो बुक स्टोर ई मित्र वगैरह कर रखा था, तो वो हम चर्चा कर रहे थे। तो बोला हम क्या बिजनेस करें। तो शुरुआत में कह रहे भाई सीकर है, अपना जो है शिक्षा की नगरी है, एजुकेशन हब है, तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस करोगे आप बच्चों से संबंधित है तो वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। तो बोले उस समय तो वो नहीं चल रहा था इतना, परंतु बोलो बाद में जैसे ही होगा, अच्छा जीवन आएगा तो वो शुरू हो जाएगा, मतलब बच्चे शुरू हो जाएंगे। तो हमने शुरुआत में जैसे एक डेयरी डिवीजन से शुरुआत, डेयरी के पूरे प्रोडक्ट रखने शुरू किए। हाँ, उसमें प्रोडक्ट हैं वो शुरू किए। तो शुरुआती तौर के अंदर तो हमें बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
क्योंकि उस समय जैसे कि कठिनाई कौन कौन सी आई होंगी? लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की उनको हमें माल की एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए मंजूरी लेने के लिए बार बार पुलिस वाले भी रोकते थे, और मार्केटिंग भी करनी पड़ती होगी, मार्केटिंग भी करनी नया काम पड़ती होगा थी, सब थी, तो उनके सब मंजूरी लेनी पड़ती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उसका टाइम होता था लॉकडाउन के समय कि आप इस टाइम से इस टाइम में आप खोल सकते हो, तो उसी टाइम मैंने उस टाइम के अंदर उस कार्य को पूरा करना था। तो शुरुआत में हमने मोटरसाइकिल वगैरह से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य शुरू किया। लगभग 12 महीने बाद में हमारा काम जो है बढ़ने लगा। लॉकडाउन में भी छूट मिलने लगी होगी। लॉकडाउन भी लगभग खुल गया था पूरा। लोगों के जीवन में दोबारा खुशहाली आना शुरू हो गई। लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना शुरू कर दी। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हमारे जीवन के अंदर भी हमारे व्यापार के अंदर भी उसमें वृद्धि देखने को मिली। क्योंकि दूध शायद तक डेयरी प्रोडक्ट ऐसा होता है जो एक आम आदमी की लाइफ में डेली जरूरत होती है। पेट्रोल और डेयरी प्रोडक्ट और मेडिकल है, ये तो शायद तक ये बंद होने वाले में नहीं है। जिस हिसाब से आपने शुरू किया, कुछ माइंड तो लगाया होगा आपने ये बिजनेस शुरू करने में। हाँ, ये माइंड लगाया था कि अब जैसे माइंड उसी समय इसी कारण लगाया था कि ये चीज़ शुरू हो रही है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में एक तो मेडिकल सुविधाएं चालू थी, सही है, और एक अपने राशन की सुविधाएं थी, वो जो खाने व्यक्ति प्रोविजन स्टोर जैसा, वहाँ व्यक्ति के जीवन में जो आवश्यक चीज़ें सामग्री होती हैं, तो वो चीज़ें चालू थी और सब कुछ बंद हो गया था। तो हमने सोचा कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ें तो चालू ही रहेंगी। तब आपने इस चीज़ में तो ये लोगों की जो रोजमर्रा की रोजाना की आवश्यकता चीज़ें हैं उनके लिए मैंने सोचा कि चलो इसमें ये कभी चीज़ें बंद नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी। तो हमने इसीलिए इसमें फास्ट फोकस किया और इसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया और हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सर, शुरुआती में इस काम में क्या क्या कठिनाई आई? शुरुआती में जैसे बताया सबसे बड़ी कठिनाई तो लॉकडाउन ही थी। नहीं, लॉकडाउन के बाद में भी नए बिजनेस में तो कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे एक टीचर की लाइफ होती थी, सुबह उठना, 9 बजे जाना स्कूल में, 4 बजे छुट्टी है तो घर आ जाना। अब एक बिजनेसमैन हो गए आप, बिजनेसमैन की लाइफ कैसी शुरुआत हुई थी? जैसे सर, उठने वाली बात तो होती है कि जैसे टीचिंग थे तो उसमें हमें जल्दी उठना पड़ता था। उसमें थोड़ा सा इतना 6 बजे के लगभग उठना पड़ता था, क्योंकि समय पर तैयार होगा, विद्यालय में सही समय पर पहुंचना, ताकि बच्चे के हम सही समय पर आए तो बच्चे भी सही समय पर आए। ओके। परंतु इसमें थोड़ा सा अलग था, इसमें थोड़ा और जल्दी हमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे उठना है और फिर उठ के शुरू में काम करना है। तो वैसे स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए अच्छा ही रहा कि जल्दी उठना हमारे अच्छा माना जाता है। एक रूटीन भी हो गया, एक डेली रूटीन भी हो गया और नए नए लोगों से मतलब संपर्क हुआ। सबसे शुरुआत में थोड़ी झिझक जरूर रहती है कि हम नए नए दुकानदारों से मिलते हैं, नई नई जगह जाते हैं, तो उनको अपने जो प्रोडक्ट के बारे में उनको मोटिवेट करना होता है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, अपनी पहचान बतानी होती है। वो चीज़ें सर शुरुआत के अंदर हमें थोड़ी सी सामना करना पड़ा और धीरे धीरे जैसे धैर्य रखा कि एक दिन में कुछ भी जो फल है वो एक दिन में नहीं मिलता। तो लगभग 12 महीने तो हमारा जो नॉर्मल एकदम जो मतलब कुछ हमने प्राप्त नहीं किया, कुछ लगा ही, पर वो चलता रहा। वो तो हर बिजनेस में आप जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे आप तुरंत उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप उसमें तो आपको समय और धन दोनों लगते हैं, एक धैर्य भी बनाना सबसे बड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है सर। आप धन भी दे सकते हो, समय भी दे सकते हो, आप के पास धैर्य नहीं है तो आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप धन लगा दिया और 6 महीने में कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं आ रहा था, वापस बैकअप कर लोगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा होता है धैर्य, उसके अंदर आप धैर्य उसमें लगाना और फिर उनके साथ सामंजस्य बनाकर आपको ईमानदारी से बाजार के अंदर काम करना। अपना जो है जो अपनी लोगों के सामने जैसा आप बनोगे ना वैसे आपके पेश आएंगे। आज मैंने देखा है कि 3-4 का स्टाफ भी काम कर रहा है और गाड़ियां भी हैं, सप्लाई की अलग अलग गाड़ियां साथ ली या धीरे धीरे आपने? नहीं सर, एक साथ कुछ भी नहीं होता है। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, कोई भी चीज़ होती है सीढ़ी दर सीढ़ी होती है। जैसे मैंने आपको सुना बताया, पहले मोटरसाइकिल से शुरुआत की थी, फिर हमने छोटी एक अपनी ओमनी लेके, फिर उसके बाद में हमने और गाड़ी की, फिर शुरुआत के अंदर एक जब काम बढ़ने लगा तो एक बच्चे को जो हमने काम पे रख लिया। मतलब एक टीचर 4 बंदों को जॉब दे रहा है, मतलब बिजनेस बड़ा इसीलिए दे रहे हैं, घर से तो कोई दे नहीं सकता अपने। तो मतलब ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली, कुछ लोग 5 साल तैयारी करेंगे, 8 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? उनको कितने टाइम तक पढ़ाई करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और कब उनको ये लगे कि आप छोड़ देना चाहिए, अपनों को कुछ
काम धंधा या प्राइवेट सेक्टर की देखो, तरफ मैं जाना? तो सर पीछा करना तो नहीं बोलूँगा। जो है हमारे शुरुआत के अंदर जैसे आम परिवार होते हैं, तो मिडिल परिवार होते हैं, उनमें हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि अपना बच्चा पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगे। परंतु जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हैं, तो कुछ बच्चे मैं आज के समय देख रहा हूँ काफ़ी निराश हो जाते हैं। हाँ। उनके माता पिता भी उनको काफ़ी जो है निराश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे पर बहुत इस समय शिक्षा और बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और इस खर्चे को करते हैं तो वो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट ट्राई करना चाहिए अपनी जो भी तैयारी करता है उनको पता लगता था अपनी कितनी हमने जो है टैलेंट है। और आज जो कंपटीशन का जो युग है उसके अंदर बहुत टैलेंट की आवश्यकता होती है। एक और सबसे बड़ी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट तैयारी उसमें नियमितता जरूरी है। जैसे तैयारी मैं भी की थी, परंतु मेरी जो है टीचिंग के अंदर नियमितता नहीं थी, क्योंकि मैं जो पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देता था, पढ़ने में कम देता, तो वो नियमितता नहीं होती है, तो सफलता उसमें नहीं मिल पाती है। तो उसमें बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, न माता पिता को निराश होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यापार करके, आप एक नियमित टाइम देके व्यापार करके आप जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो आप कमा सकते हो, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। और चीज़ सुनी मैंने, आपने लाइफ इंश्योरेंस का भी काम शुरू किया है, तो और उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? मतलब दूसरा बिजनेस आपने शुरू कर दिया एक तरीके से, तो उसका कैसे शुरू किया था? दूसरा बिजनेस की तो बात सर ऐसे शुरुआत हुई, जैसे वही मैंने आपको शुरुआत बताया कि हमारे जो अभी जो भारत सरकार है वो भी ये कर रही है कि हर व्यक्ति जो है इंश्योर्ड होना चाहिए, सबके इंश्योरेंस बीमा सभी व्यक्तियों का होना चाहिए। जैसे भारत सरकार ने किया था अपने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत कि उसमें 2 लाख रुपए की जो है बीमा उसने बैंक खातों में शुरुआत की थी। जो दुर्घटना बीमा था, एक व्यक्ति की जो मृत्यु पर 2 लाख का बीमा था, तो वो शुरुआत की थी। तो बीमा क्षेत्र के अंदर मतलब जो अभी भारत सरकार भी सबको प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा एक काम तो चल रहा था, काम के साथ में जो मैंने सोचा कि दूसरा काम भी और स्टार्ट कर लिया जाए। और ये काम भी भारत में मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चलने वाला जो है काम है, क्योंकि आजकल हर हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ करा रहे हैं। आज हेल्थ इंश्योरेंस होता है सर। हमारे अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, वो देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे लोग सबसे कम जागरूक है। हाँ, ये राइट है बात आप। अब हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उस समय नहीं बना पाते हैं, परंतु जब कई बार जो परिवार पर किसी बीमारी या कोई एक्सीडेंट वगैरह का संकट पड़ जाता है, जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन पे बड़ा ही जो आर्थिक संकट मंडरा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो खर्चा एक गरीब परिवार, आम परिवार के लिए उसको भुगतना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समय यदि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है सर, वो बहुत ही ज़रूरी काम, बहुत काम आती है, वो महत्वपूर्ण। जैसे अपने अब भारत सरकार धीरे धीरे ये अनिवार्य सा ही कर देगी। मान जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस अनिवार्य होता है, गाड़ी शोरूम से बाहर निकली और उसका इंश्योरेंस जरूरी है बाहर निकलने से पहले ही, तो वो ही चीज़ें आने वाले समय में व्यक्तियों के लिए हो जाएंगी। तो इंश्योरेंस होना जरूरी है। हाँ, इंश्योरेंस। और वैसे तो जैसे हम जिंदगी चल रही है तो उसमें भगवान करे किसी के साथ कुछ नहीं हो, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु कई बार ये होता है कि जैसे आदमी जो मुखिया होता है परिवार का, वो उस पर निर्भर होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, और अचानक से वो बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, या फिर उसकी कोई किसी कारण से वो दुनिया में नहीं रहे, तो उस समय परिवार पर बड़ा ही संकट मंडरा जाता है। तो उस स्थिति में यदि व्यक्ति की खुद की इंश्योरेंस रहती है यदि, तो वो आदमी की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, परंतु आज ये जो आर्थिक युग है उसके अंदर जो उसको परिवार को एक बार कुछ समय के लिए वो सारा बन जाता है, जिससे वो परिवार है वो नीचे न जाए, उसमें जुड़ जाए, चलता रहे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, जो व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो मैंने सोचा चलो इस हेल्थ में काम करना शुरू कर दें। पर्सनल एक्सीडेंट है अपने जो, और जो बीमा है उसके अंदर धीरे धीरे काम करना मैंने शुरू कर दिया, और काफ़ी अच्छी जो मार्केट से उनके जो है हमें पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल रहे हैं और कर रहे हैं। उसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें भी आपने पूरा टारगेट किया है लास्ट ईयर। देखो, इसमें नॉर्मल टारगेट होते हैं, वो टारगेट तो कर लेते हैं पूरे, परंतु इसमें कोई जितना आप काम करोगे उतनी आपको जो आमदनी अर्जित होती रहेगी। कोई टारगेट तो इसमें वो नहीं होते हैं, जितना आप बढ़ाओगे उतना। मतलब आपने दिमाग लगाया होगा कि लिमिट नहीं होती है। आपने दिमाग लगाया होगा कि
चलो, जहाँ डेयरी प्रोडक्ट होगा वहाँ इंश्योरेंस भी दे डालेंगे किसी को ऐसा दिमाग आपका। हाँ, व्यक्ति जो भी काम करता है अपने सर्किल में ही करता है, अपनी जान पहचान वालों से ही करता है। जैसे शुरुआत में शिक्षा जुड़े उस समय लोगों से जान पहचान थी, वो लोगों का भी उनका सहयोग मिला, दोस्तों का भी सहयोग मिला, परिवार का भी सहयोग मिला, और अपने रिश्तेदार था उनका भी सहयोग। तो व्यक्ति को सब कुछ का मतलब सहयोग लेकर आगे चलता रहना चाहिए। किसी का मतलब ये नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है तो अपने जो पीछे वाले दोस्त होते हैं उनको भूल जाए, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सबका सहयोग रखना चाहिए। जैसा जो ज़िंदगी जो पहले चल रही थी उनके साथ उसी तरीके से उनको मेंटेन करते रहना चाहिए, ताकि वो उनके जीवन की जो उन्नति होती है, आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें सबका सहयोग जरूरी है। और ये बीमा क्षेत्र ऐसा अपनी जान पहचान वालों का सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, और उन्हीं से जो है वो संपर्क से आगे बढ़ता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, ये सर दो बिजनेस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा नाम है इनका, आप भी ये चीज़ कर सकते हो। और सर, हमारे व्यूवर्स को क्या मोटिवेशनल करना चाहोगे जो एक गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब तैयारी है वो जरूरी है, तैयारी करो, परंतु तैयारी एक निश्चित एज तक या निश्चित टाइम तक कि इतने हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो जब तक अपना मन कर रहा है। सर, मन तो ना 50 साल का हो जाएगा वहां तक करेगा तो क्या, तो उसको तैयारी करती रहनी चाहिए, परंतु 50 साल का हो जाएगा तो अपने जीवन भी तो चलाना, तो उसके साथ में उसको रोजगार वगैरह वो जो अन्य जो काम है वो तो करना पड़ेगा ही ना। तो वो काम है वो शुरू कर सकता है अपना। 50 साल तक तो कोई ये नहीं करेगा कि भाई चलो मैं तो कोई काम नहीं करूँगा, बस तैयारी करूँगा, तो ये तो नहीं होता। मतलब जैसे, परंतु सबसे बड़ी बात ये होती है जब वो व्यक्ति असफल होना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो वो निराश होना शुरू कर देते हैं। सही है, डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। मेरा सबसे बड़ा मकसद कहने का यही है कि व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर जो, जैसे मैं बताता हूँ कि आदमी ये देखकर जीना चाहिए कि जो समय जैसे आज जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, बुरा चल रहा है तो ये सोचकर करना चाहिए कि ये समय गुजर जाएगा और आने वाला समय हमारे लिए अच्छा आएगा। व्यक्ति जीवन में समय एक सार नहीं होता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में अंदर वो चलते रहते हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी। यदि ज़िंदगी के अंदर सरलता रहती है तो फिर ज़िंदगी कहाँ हुई? ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो ज़िंदगी कहाँ हुई? तो ये उन्हीं के लिए ज़िंदगी उतार चढ़ाव शुरू से लेकर किसी की आप पर्सनल लाइफ, किसी की लाइफ में भी चले जाओ, किसी की लाइफ है वो सिंपल नहीं होती है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर रहते हैं। आदमी को इतना डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त कहते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है टेंशन में जाते हैं, उस समय टेंशन सभी को होती है, मेरे को भी होती है, तो वो बोलते हैं कि आपको टेंशन है? हाँ, मेरे को टेंशन है, किसी बात करते रहते हैं। तो बोले आपके पास उसका समाधान है? तो मैंने कहा समाधान है। तो समाधान टेंशन का तो होता ही नहीं है। नहीं सर, उसकी बात सुनिए आप, मैं क्या हूँ। तो उन्होंने बोला टेंशन है, तो मैं हाँ बोले टेंशन है। तो समाधान है? बोले समाधान मेरे पास है। तो समाधान है तो फिर टेंशन क्यों? सही बात है, ठीक है। फिर बोले अच्छा, तो बोले दूसरी बात बोलते हैं टेंशन है, तो मैं कहता चेंशन है। तो बोले समाधान है, मैं कहता हूँ नहीं है। तो जब समाधान नहीं है तो फिर टेंशन किस बात, किस चीज़ की? तो मैं तो मोटिवेट उसी तरीके से, मतलब जिंदगी के अंदर वो चीज़ें होती है कि टेंशन है तो उसके यदि समाधान है तो टेंशन नहीं, और यदि समाधान नहीं है तो फिर टेंशन नहीं। ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर मतलब आगे आदमी को जो है बढ़ते रहना चाहिए, और कंटिन्यूटी जरूरी है। हाँ, निरंतरता जरूरी है जिंदगी के अंदर। निरंतरता ही सफलता है। हाँ, निरंतरता ही सफलता है, और सबका साथ है वो भी जरूरी है आपको, कि मतलब सब तरफ से आपका सपोर्ट है। वो फैमिली हो, दोस्त हो, पर दोस्त खराब भी मिल सकते हैं। नहीं, दोस्त आपको हर तरीके मिलेंगे, अच्छा वो ग्रहण करो, बुरा वो छोड़ो, आपको हर चीज़ मिलेगी आपको। जैसे मैं पढ़ाता था तो हर आदमी के अंदर किसी प्रकार के अवगुण होते, तो मैं उसमें प्राइवेट टीचिंग करता, तो कुछ बच्चे बोलते थे कि सर वो टीचर है, वो कुछ की नशे की कुछ भी जो भी आदत होती है वो होते हैं, बोले वो ऐसे करते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि गुरु करे सो मत कर, गुरु कहे सो कर। तो कोई भी गुरु होता है ना, वो बुरा नहीं कहता है, वो हमेशा क्या कहता है, अच्छा ही कहता है। चाहे वो खुद कुछ भी करे वो अच्छा ही कहेगा। तो आपको अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, बुरे मिले तो उनको धीरे धीरे आप साथ छोड़ चलो, नमस्कार करते चलो, अच्छे मिले उनको साथ लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो यही है बस जिंदगी, और जिंदगी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।